एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आप लोगों को सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़नी है जितना सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस से ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं, ना तो यहाँ और ना ही कंपटीशन में, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन में इससे कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? वेरी गुड, 1.097 या 67, ओके, इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, यूनिट बताओ। मीटर इनवर्स, खत्म, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, बोर्स के एटॉमिक मॉडल का कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। जब तक किसी एक पर्टिकुलर लेवल में रहता है तब तक एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो रेडिएट करता है, तो एब्जॉर्ब करता है। बताइए कब रेडिएट करता है? जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? जितना दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है, समझ गए ना? यानी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। सर जहां वो लेवल पे है, जिस भी जगह पर है, एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व जो होती है वो डेल्टा E के इक्वल होती है। और इसी को ही हम कितने के इक्वल लिख सकते हैं? HC अपॉन लैम्डा या फिर H न्यू के इक्वल लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? मतलब इससे पता चल जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी इमिट कर रहा है, उस एनर्जी के हिसाब से हम बताएंगे कि, है ना, एक मिनट भी जाओ, ठीक है। चलो देखो तो भाई सुनो बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? क्या इंपैक्ट पैरामीटर B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन, वेरी गुड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अगर ऐसे याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, ठीक है ना? लिखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंपैक्ट पैरामीटर फॉर द स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्री। अगर किसी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग 180 डिग्री हो रही हो, सुनो भाई सुनो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंपैक्ट पैरामीटर फॉर द स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के एंगल पर स्कैटरिंग हो रही हो तो आपको बताना है कि उसका इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे सर? थीटा कितना दिया है? 180 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री दिया है तो ये हो जाएगा क्या? इंपैक्ट पैरामीटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर कॉट 180 बाई 2 अपॉन में 1/2 mu स्क्वायर। सर ये बन जाएगा cot 90। cot 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे? अपने आप 0 हो जाएंगे। यही सेम क्वेश्चन एक नंबर में आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। मतलब या तो ये आएगा कि बताओ जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा, भाई ये 180 रखा ना यहाँ, तो 180/2 मतलब cot 90 हो जाएगा। cot 90 की वैल्यू होती है 0। अब ये अगर 0 हो गया तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा? अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 के इक्वल होगा अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। वो ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी का इंपैक्ट पैरामीटर 180 डिग्री है, सॉरी 0 है, तो उसका स्कैटरिंग एंगल कितना होगा। तो अगर हमने इसको 0 रखा तो ये बाकी सारे टर्म इधर जाकर के, मान लो मैंने दे दिया इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो बी की जगह पे क्या रख सकते हो? 0 इक्वल टू सर के कॉट थीटा बाई 2। बोलो होगा कि नहीं भाई? ये टर्म क्या रख दूंगा? कांस्टेंट। ये टर्म भी क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब के कॉट थीटा बाई 2, यानी यहां से हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 बराबर 0। अब कितने की वैल्यू होती है? 0। कॉट 90 की वैल्यू होती है सर कॉट 90। अब यहां से कहेंगे थीटा अपॉन 2 बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, है ना? स्टेट बोर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? बोर का वो पोस्टुलेट बताइए जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड। क्वांटा, जैसे हाँ एंगुलर मोमेंटम याद आ गया तो एंगुलर मोमेंटम टर्म आते ही याद आ जाएगा सर, द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which the angular momentum of that electron is integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है ना? integral multiple of h upon 2 pi। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, what is the ratio of the radii of the orbit corresponding to the first excited state and ground state of the hydrogen atom।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ना, ऑप्शन दे रहा हूं। 1:4, 4:1, 2:1, 1:2। बोलिए, फिर से सुनो। What is the ratio of the radii of the orbit corresponding to the first excited state and ground state of hydrogen atom? First excited state, तो सर हम जानते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड स्टेट। सेकेंड एनर्जी लेवल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कही जाती है और फर्स्ट एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट कही जाती है। समझ लो ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, पहली ही शेल में है, तो इसका मतलब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और अगर वो दूसरी शेल में है तो सर एक्साइटेड स्टेट में है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब Rn बताओ, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n मतलब क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ शेल, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल। क्लियर? तो अगर मुझे पता करना है सर R2 अपॉन R1, तो कितना हो जाएगा ये? n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 4/1। ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, मतलब R2 रेशियो R1 बराबर कितना? 4:1। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसने कहा द रेडियस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट? अगर इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? 5.3 × 10⁻11 मीटर। एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन सब, है ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन। मैं ज्यादा फोकस अब इसी पे कर रहा हूं कि वो जो बड़े क्वेश्चन है वो कर ही ले जाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आप फोकस करिए थोड़ा, है ना। क्या लिखा? द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट? क्या हो जाएगा? यही तो पूछा है हमें, R1 दे रखा है, R1 R2 अपॉन R1 ये हो गया ना, तो यहां से बस वही तो कहानी हो गई। R2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ R1। R1 की वैल्यू दे दी है कितनी? तो ये हो जाएगा सर 4 × 5.3 × 10 की पावर कितना दिया है? -11। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। R2 बराबर कितना आएगा बोलो बच्चों? 21.2 × 10 की पावर -11। बोलो होगा कि नहीं? मीटर, है ना, 11 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना। What is the order of the speed of electron in the hydrogen atom in ground state? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड का ऑर्डर क्या होता है? ऑप्शन लिखें। What is the order of speed of electron in a hydrogen atom in ground state? क्वेश्चन समझ में आ गया? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड का ऑर्डर क्या होता है? ऑप्शन सुने, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। टेन टू द पावर 6 कैसे पता चला बताओ? बोलो, 10 to the power 6 कैसे? क्या फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? अब देखो यही सब तो है, आप लोग कंफ्यूज हैं किसके? हाँ तो ठीक है, फिर उससे क्या जानकारी मिल गई? हाँ, Vn का फॉर्मूला होता है, बोलो 1/4πε0 n² h² अपॉन, देखो 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 देख के बताओ, देख के बताओ। Vn का फॉर्मूला 4π² me की पावर 4। अच्छा, m² होता है, me², यही है पक्का? बहुत अच्छे। अब यहां से सिंप्लीफाई करिए जरा। 9 × 10 की पावर 9, n की वैल्यू पहली स्टेट की बात कर रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 6 × 6 × 10 की पावर -34 का स्क्वायर अपॉन 4 × सर 10, π² की वैल्यू 10, 9.1 × 10 की पावर -31।
तो फिर क्या बता रहे हो गधो? वेलोसिटी ऑफ, ये किसका है? रेडियस का है। तो फिर वेलोसिटी का बताओ ना। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर m 2 पाई, बस यही है ना? ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन n तो 1 हो गया। h कितना? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। केवल ऑर्डर बताना है, वैल्यू नहीं बतानी है, इसलिए उसने केवल आपसे ऑर्डर पूछा है और ऑप्शन दिया 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट? बोलो क्या आएगा? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा। बताओ मुकुल, बताओ कैसा हुआ है? पर कैसा हो? सही, अच्छा नहीं हुआ क्या? ये तो बहुत बेहतर पेपर आया मेरे हिसाब से। आया डरावना थोड़ी ना था पेपर कि देख करके ये नहीं समझ में आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा क्या होना है, कैसा होना है, कैसा हुआ है? कर दिया ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा काम करना है, बाकी फल की चिंता ना करो, सिर्फ कर्म की चिंता करो। हाँ तो क्यों नहीं किया? क्वेश्चन आया था कैसा कोई? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आने का लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे देखेंगे अभी, है ना? हाँ भाई हो गया। अरे बता दो क्या है आंसर भाई? आ रहा है 10 की पावर 6, बहुत अच्छे। 10 की पावर 6 इज द राइट आंसर। 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होगी, ठीक है ना? जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पावर 6 के ऑर्डर की होगी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है? नेक्स्ट बताओ, दीप्ति बताएगी। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच हैज लीस्ट वेवलेंथ। नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच हैज लीस्ट वेवलेंथ। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज की वेवलेंथ लीस्ट होती है? ऑप्शन सुनिए, लाइमन, बामर, पाशन, फुंड। लाइमन, क्यों लाइमन? कैसी होती है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट मतलब इनकी वेवलेंथ सबसे कम, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ विबग्योर में, रेड वायलेट की वेवलेंथ सबसे, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, और अल्ट्रावायलेट उससे भी कम वेवलेंथ वाली होती हैं। क्यों दीप्ति, बात समझ में आ रही है भाई? अल्ट्रावायलेट जो होती हैं वो विबग्योर के वायलेट कलर की वेवलेंथ से भी कम वेवलेंथ रखती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट, लाइमन जो होती है अल्ट्रावायलेट होती है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। क्लियर? और बाकी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो इंफ्रारेड तो बाकी तीनों होती हैं, विजिबल के बाद बाकी तीनों इंफ्रारेड होती हैं, लेकिन उनमें भी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले कौन है? लाइमन, फिर बामर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। समझ में आई बात ना? बहुत अच्छे। चलो, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइंग इन इंफ्रारेड रीजन। ऑप्शन सुनिए, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइंग इन इंफ्रारेड रीजन। लाइमन, बामर, पाशन, नन ऑफ दीज। पाशन, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? पाशन। व्हाट इज द एनर्जी possessed by an electron in the orbit of n is equal to infinity? वेरी गुड। कितनी होगी? 0। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एनर्जी possessed by the, ठीक है ना? इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, En इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? En का फॉर्मूला बताओ, अविनाश तुम बताओ। En का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नहीं पता? कल फिजिक्स का पेपर भी है ना, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, फिजिक्स का ही है, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं भाई। यही तो गलती है, ये गलती कर रहे हो।
मैंने पूछा हाइड्रोजन एटम की n बराबर इंफिनिटी वाली ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, तो पहली बात तो जीरो होगी सर, वो तो कंफर्म है जीरो होगी, कारण क्योंकि एनर्जी जो होती है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हालांकि n के भी नहीं होती है, n स्क्वायर के होती है। क्या फॉर्मूला होता है, En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें होती है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए अविनाश। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो कहां जाएगा टर्म, जीरो आ जाएगा, जीरो। क्लियर, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट बताओ, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन समझ गए। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्लियर है, कितनी होगी बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन दे देता हूं ना, ऑप्शन दे देता हूं, 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पक्का, ठीक है, कैसे आया, हाँ 13 पॉइंट, देखो अब हम बोले कि सर फॉर्मूला क्या होता है En का, En इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, अगर मैंने E1 निकाला तो ये हो जाएगी सर माइनस का 13 वोल्ट, ये किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहली वाली की हो जाएगी माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस का 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब कितना सर माइनस का 3.14 आएगा शायद, कितना था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे निकालना क्या है कि सर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, बताओ, E1 ज्यादा होती है E2 ज्यादा होती है, E2 ज्यादा होती है, तो बड़ी वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, डेल्टा E बराबर कितना होगा, E2 माइनस E1, तो माइनस का 3.14 माइनस ऑफ माइनस का 3.4 माइनस का 13.6, इस माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, बड़े लिखिए, फिर से क्वेश्चन समझिए, लिखने क्या होता है समझ के जवाब दे सकते हो अगर आपको आ रहा है तो, है ना। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो इधर, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, चार ऑप्शन है, -13.6, -3.4, -1.10, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल एनर्जी, यही टोटल एनर्जी है, बोलो है कि नहीं है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, काइनेटिक एनर्जी प्लस का 13.6, श्योर हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई टोटल था क्या, देख लो जल्दी से, पक्का, ई के इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, प्लस का 13.6 फर्स्ट में पूछा है ना, फर्स्ट में यानी ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जितनी टोटल एनर्जी, बस वो प्लस में होगी, और टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताता है या अनस्टेबिलिटी को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम या टोटल एनर्जी जितनी कम होती है वो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए फर्स्ट स्टेट ग्राउंड स्टेट स्टेबल मानी जाती है, फिर उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट मानी जाती है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट,
पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, हाँ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस का टाइम, -2 टाइम्स ऑफ, आप मुझे बताओ ना, EP मैंने दोनों रिलेशन लिखवाए हुए हैं, EP इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E, बस EP इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E। नहीं पता, नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूँ, छोड़ो यार, ऐसे लिखो ना यार। EP इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E टोटल, ठीक है, और EK इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E टोटल, माइनस टाइम्स ऑफ E टोटल। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? बस छोटा सा एक फॉर्मूला है, बस इतना याद रखो, समझे? पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है नेगेटिव में ही, तभी तो बोला 2 टाइम्स होगी नेगेटिव में ही, क्लियर? तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी? फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -13.6 का डबल, 27.2 माइनस का 27.2, नहीं समझे? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी होगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो दोनों जुड़कर कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या टोटल एनर्जी। समझ गए कि नहीं? बहुत अच्छे। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो समझ में आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है दीप्ति, बताओ जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, बबीता क्या होगी जल्दी बताओ, नंदिनी, बबीता, दीप्ति। -27.2 बच्चे, 20। नहीं पता है तो समझो उसको, अगर याद नहीं है, दिमाग नहीं काम कर रहा तो उसको समझो ना, अभी क्यों इसको इग्नोर कर रहे हो भाई? बैठकर हम यहाँ बैठकर भी अगर सीख नहीं रहे तो फिर फायदा क्या हो रहा है? आर्यन समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ बताओ कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की? 27.2 माइनस की प्लस, माइनस। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ E टोटल होती है, और टोटल एनर्जी तो सबको पता है भाई, E टोटल कितनी फर्स्ट वाली में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, तो फिर फर्स्ट वाली शेल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? 2 टाइम्स ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आंसर आएगा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज EP। आ गया, आ गया। फिर अगर EK क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ E टोटल, मतलब सर माइनस का माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझ गए? अभी को डाउट है? बहुत अच्छे। कृष्ण बताएंगे, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सवाल है। 3.4 प्लस की माइनस? प्लस। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी हमेशा नेगेटिव होती है। तो बताओ, अब बताओ, समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड स्टेट, और फर्स्ट में होती है -13.6 और सेकंड में होती है -3.4, ये टोटल होती है, -3.4 होती है टोटल। अब टोटल का डबल माइनस में ही लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, टोटल के इक्वल ही माइनस ऑफ माइनस करके यानी कि पॉजिटिव लोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने पूछा बता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हम सर इसका नेगेटिव ले लेंगे सर, तो कितनी हो जाएगी? प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? फिर अगर मैं पूछा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 6.8 माइनस का 6.8 माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी होगी? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी सी बातें पूछी मैंने आप लोगों से और आप कंफ्यूज हैं, ठीक है ना? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा एंगस्ट्रॉम में? 0.53 n स्क्वायर इंटू में होता है, 0.53 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम।
0.53 into n square angstrom. Clear है? What is the radius of the fifth orbit of the hydrogen atom? Fifth orbit radius माइनस 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर. R5 बतानी है तो माइनस का 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 0.53 इंटू 25. सॉल्व करेंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा. बताइए कितना आ गया? 13.25 एंगस्ट्रॉम. किस में आएगा ये आंसर? एंगस्ट्रॉम में आएगा. ठीक है ना? एंगस्ट्रॉम. अरे समझ में आ गया. हाँ क्या चीज? मैंने माइनस में ले लिया क्या यार मेरे दिमाग में माइनस चल रहा है बिना बात का, है ना? किस ले लूंगा माइनस में? रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है ना? रेडियस तो पॉजिटिव ही होगी. तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. वो नेगेटिव इसकी वजह से चल रहा है बार बार. ई एन ई पी है ना, उसको देख देख करके. ठीक है? तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. ठीक है? नेक्स्ट लिखो. चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा. ठीक है ना? और ध्यान से करिएगा. देखिए, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज. Calculate the longest and shortest wavelength of the Balmer series. Calculate the longest and shortest wavelength of the Balmer series of hydrogen atom. Calculate the longest and shortest wavelength of the Balmer series of hydrogen atom. ठीक है? हाइड्रोजन एटम की बामर सीरीज की पहली सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है. बताओ लॉन्गेस्ट किसके करस्पॉन्डिंग होती है? सबसे पहली वाली की जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी या शॉर्टेस्ट होगी? अरे बामर सीरीज कब मानी जाएगी पहले तो आप ये बताओ. कहां से कहां पर बामर होता है मोइन? वेरी गुड. इलेक्ट्रॉन दूसरे में आना चाहिए. कहीं से भी आए लेकिन कहां से कहां आना चाहिए? दूसरे में आना चाहिए. ठीक है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी पहली वाली की. ठीक है ना? बहुत अच्छे. और शॉर्टेस्ट किसकी होगी? इन्फिनिटी से. ठीक है ना? बात खत्म. बहुत बढ़िया. करिए. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सुनो मेरी बात ध्यान से. पहले तो ये समझो, है ना? n1 बराबर 1 नहीं, n1 बराबर मान लेते हैं कि n2 बराबर मान लेते हैं? बोलो. अरे ऐसे लिख दो, छोड़ो. nf बराबर कितना? 1 और ni बराबर सर 2 3 4 कुछ भी होगा तो क्या होगा? लाइमन होगी. ठीक है ना? तब लाइमन होगी ना. और nf बराबर 2 और ni बराबर सर क्या 3 4 5 6 कुछ भी होगी तो क्या होगी? बामर होगी. ठीक है ना? बामर. nf बराबर 3 और ni बराबर कितना 4 5 6 कुछ भी होगी तो बोलो कैसी होगी? पाश्चन होगी. ठीक है ना? पाश्चन. nf बराबर 4 ni बराबर 5 6 7 कुछ भी होगी तो ब्रैकेट होगी. ब्रैकेट. फिर nf बराबर 5 और ni बराबर 6 7 8 कुछ भी होगी तो फंड. हो गया खत्म. ठीक है? थ्री पॉइंट इसकी आ रही है 3646 एंगस्ट्रॉम. हाँ 6.56 इंटू 10 की पावर -10 आ रहा है. बहुत बढ़िया. तो बताओ बच्चों, पहले लॉन्गेस्ट किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट किस्म कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट होती है पहली फर्स्ट लाइन, है ना? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं दीप्ति ये बात? जो पहली लाइन होती है उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है. और जो आखिरी लाइन होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
क्या होगी? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन कौन सी होती है? इन्फिनिटी से जो आती है। बताओ भाई जल्दी से पहली वाली लाइन की वो बताओ पहले। पहली वाली बामर की पहली लाइन के लिए NF कितना लूंगा? 2। NI कितना लूंगा? 3। अब आप मुझे बताओ 1 अपॉन लैम्डा क्या फॉर्मूला होता है? RH इंटू, बताओ अंदर क्या होता है? 1 अपॉन NF का स्क्वायर या NI का स्क्वायर? NF का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर ये कितना होगा? 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में 1 अपॉन NF का बताओ 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। ये किस में आएगा वैसे मेरा? ये मीटर में आएगा। ये जो मेरा अभी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में सर ये हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन, बताइए कितना होगा एलसीएम? 36 ना, ठीक है। इससे डिवाइड कराइए, सॉल्व करिए, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में कितना? 5/36। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 36 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 1.09677 इंटू 10 की पावर 7। ये चला जाएगा ऊपर, तो बताइए कितना आएगा? लैम्डा बराबर 36 अपॉन, ये हो जाएगा ना। अरे समझ में आया कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो इससे जो निकल के आएगा वो लैम्डा में मीटर में आएगा, मीटर में। अगर तुम्हें उसको एंगस्ट्रॉम में बदलना होगा तो क्या करोगे? अगर मीटर में आ गया मेरा आंसर, यहां से मेरा आंसर मीटर में आ गया, तो मुझे उसको एंगस्ट्रॉम में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 10 की पावर 10 से, -10 नहीं, 10 की पावर 10 से, क्योंकि मीटर बड़ा है एंगस्ट्रॉम छोटा है। तो मीटर आ गया और मुझे एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गए? बहुत अच्छे। अब मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लो एक बार। शॉर्टेस्ट वाली निकालोगे तो क्या आएगा? वन अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू, बोलो RH कितना? 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर करो तो इन्फिनिटी रहेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। बस खाली इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर लैम्डा इनफाइनाइट निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ गए? अंशु नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक। नेक्स्ट लिखो एक और। The wavelength of the Lyman, the wavelength of the first member of the Lyman series, the wavelength of the first member of the Lyman series, the wavelength of the first member of the Lyman series is 1216 angstrom. The wavelength of the first member of the Lyman series is 1216 angstrom. Calculate the wavelength of the second member of the Balmer series. देखो, the wavelength of the first member of the Lyman series is 1216 angstrom. 1216 angstrom. Calculate the wavelength of the second member of the Balmer series. Calculate the wavelength of the second member of the Balmer series. सुनो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी सीरीज की आपको दी है? मतलब कौन सी वाली लाइन का दिया है? फर्स्ट लाइन का ना। तो फर्स्ट लाइन का क्या होता है फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH इंटू 1 अपॉन 1 बामर है क्या? तो 1 अपॉन लाइमन है, लाइमन। तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, बोलो भाई, RH इंटू में कितना? 4 माइनस 1 अपॉन 4। सर ये आ जाएगा 3RH अपॉन 4। दिस इज 1 अपॉन लैम्डा। और मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। हो गया? अभी किसकी पूछी है? बोलो, पूछी किसकी है? बामर की फर्स्ट लाइन की।
वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन दिया है और कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ बामर। ओके जी, सेकंड मेंबर ऑफ बामर क्या हो जाएगा, आर एच इंटू सर 1/2 का स्क्वायर माइनस, बोलो यहां क्या आएगा, सेकंड मेंबर ऑफ बामर के केस में यहां क्या आएगा, यहां तो सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर होता थर्ड से 2 में आता, तो सेकंड मेंबर है तो 4 से सेकंड में, थर्ड में 4 से सेकंड में आ रहा होगा, तो यहां आएगा क्या, 4 का स्क्वायर आएगा। अरे समझ गए, बहुत अच्छे। अब क्या हो जाएगा, आर एच इंटू ये सर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना यहाँ 4 - 1, ये हो जाएगा सर 3 आर एच अपॉन 16, 1 अपॉन लैम्डा डैश, ये 1 अपॉन लैम्डा डैश हो गया सर। 3 आर एच की वैल्यू हम जान गए कितनी है, 3 आर एच की वैल्यू 4 अपॉन लैम्डा के इक्वल है, बोलो है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि सर 3 आर एच की वैल्यू रख दूंगा 1 अपॉन लैम्डा डैश बराबर 3 आर एच की वैल्यू कितनी रख दूं, 4 अपॉन लैम्डा इंटू 16, बोलो होगा कि नहीं, और लैम्डा तुम्हारे पास है 1 अपॉन लैम्डा डैश बराबर 4 अपॉन 4 लैम्डा हो जाएगा ना, तो लैम्डा डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, बस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। बताओ कितना है, लैम्डा कितना है, पहला वाला लैम्डा कितना है 1216 एंगस्ट्रॉम दिया गया क्वेश्चन में, 1216 एंगस्ट्रॉम, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4864 एंगस्ट्रॉम। यार क्या कह रहे हो, नहीं आ रहा है, लो इतना आसान क्वेश्चन था। हाँ यही सेम, यही क्वेश्चन ये था हमें प्यारे, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज 1216 एंगस्ट्रॉम, वो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द बामर सीरीज। हाँ फर्स्ट मेंबर मतलब पहली लाइन फर्स्ट मेंबर, दूसरी लाइन सेकंड मेंबर, थर्ड लाइन थर्ड मेंबर, समझ गए ना, लाइन बोले या मेंबर बोले बात एक ही है, ठीक है ना। थर्ड लाइन बोलता अगर तब भी यही होता है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन ऐसे बोलता है, ठीक है ना, समझ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो 1 AMU बताओ भाई कितने के इक्वल होता है, 1 AMU कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, मतलब 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है कि नहीं, बहुत अच्छे। 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, पता है ना ये बात। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो ग्राम में बदल जाता है, AMU जो है वो ग्राम में बदलने के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो ना, कोई डाउट है नहीं। मगर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 100 मिलीग्राम, बताइए 100 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, करिए सब लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे, 100 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, 100 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी बतानी है, वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हंड्रेड मिलीग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगा फॉर्मूला, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर, वेरी गुड। M कितना दिया है 100 मिलीग्राम, मिलीग्राम को किलोग्राम बदलेंगे, बताओ कितना आएगा, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है, बताओ भाई 10 की पावर -6 किलोग्राम इंटू C का स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, बस इतना कर देना, आंसर आ जाना है। बताइए कितना आया, बोलो मुकुल करो ना क्वेश्चन, कर क्यों रहे, E बराबर MC स्क्वायर लगाना था बस खाली, है ना, E बराबर MC स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 12, सही है, 9 इंटू 10 की पावर 12 किस में आएगी ये, जूल में, अब ये जूल में आई है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ भाई कितनी होगी, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना क्या करोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता तो मल्टीप्लाई करते, कितना 5.6 10 की पावर -7, कितना आएगा 10 की पावर -7 या 10 की पावर 31,
31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ 5.6 इंटू 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ गए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही से काम करो, सही से, ठीक है ना, नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट? होता क्या है मास डिफेक्ट? मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअली हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना। सर किसी भी एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करके उनका मास मेजर किया जाए और फिर उसके न्यूक्लियस का मास मेजर किया जाए। एक बार उसके न्यूक्लियस का मास मेजर किया जाए कंबाइंड फॉर्म में और एक बार न्यूक्लियॉन्स का मास मेजर किया जाए अलग अलग फॉर्म में। तो सर उस केस में पाया जाता है कि जब इंडिविजुअली मेजर करते हैं तो वो ज्यादा होता है। इंडिविजुअल वाले का ज्यादा होना और न्यूक्लियस का कम होना, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। फॉर्मूला बता दो जरा एक बार डेल्टा एम का, बोलो नावेद। डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, बस। हाँ तो ऐसे बोलो ना फिर, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कितने प्रोटॉन? Z। अरे किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो Z इंटू MP। न्यूट्रॉन कितने होंगे? A माइनस Z इंटू MN होंगे। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंडिविजुअली माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। नहीं समझे? बस ये होगा, ये फॉर्मूला होता है मास डिफेक्टर। सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये मास डिफेक्टर, ठीक है ना। Z इंटू MP मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ZXA, किसका? जिसका भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ZXA डेल्टा M। दिस द मास डिफेक्ट। क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी बताओ पुष्पेंद्र। बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when the nucleus is formed by their constituent particles। सही है, वो गलत नहीं है ना। लेकिन और बताओ तो क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी, हाँ नहीं, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, सिंपल। अरे मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी होगी उसी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी कह देंगे, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। क्लियर ना? तो अगर फॉर्मूला केवल पूछो बाइंडिंग एनर्जी का, क्या लिखोगे? डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। समझ गए ना भाई? बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर। कारण क्योंकि मास डिफेक्ट आ रहा है, उसी की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट, जब वो अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म में थे ज्यादा था, जब वो करीब आ गए तो मास कम हो गया। ये मास जो रिड्यूस हुआ, ये किस फॉर्म में बदला होगा? एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुआ होगा। समझ गए ना? बता दो मैंने, जब मास, जब ये करीब आ रहे होंगे, क्या चीज? ये तो पाया गया है ना, मैंने उस समय बताया था कि इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है ना, कि हमेशा पाया गया है। ये पाया गया, ऑब्जर्व किया लोगों ने। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ये बोला था, इट इज फाउंड दैट, ठीक है ना, इट इज फाउंड दैट। अब फाउंड दैट का मतलब यानी कि किसी ने उसको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसके बारे में बस बताया कि ऐसा होता है, ठीक है ना। ये पाया गया कि अक्सर अलग अलग पार्टिकल का मास जब मेजर कर रहे हैं तो ज्यादा है और वैसे कम है। कारण अब ये भी है, हालांकि हल्का फुल्का रीजन क्या दिया, रीजनिंग दी, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा जब कभी भी एग्जिस्टेंस फॉर्म में आने की कोशिश करती है, मतलब अपनी ऐसी फॉर्म में आने की कोशिश करती है जिसमें वो रहना चाहे हमेशा के लिए, तो क्या चाहेगी कि स्टेबल फॉर्म हो। समझ गए ना? स्टेबल फॉर्म हो। कोई भी चीज अपनी परमानेंट फॉर्म क्या रखना चाहती है, परमानेंट तुम किस स्टेट में रहना चाहोगे, तो बोलोगे सर स्टेबल स्टेट में रहना चाहूंगा। अगर मैं एक बार स्टेबल हो जाऊं तो मैं चाहूंगा कि परमानेंट मेरी स्टेट कैसी बनी रहे, स्टेबल बनी रहे। समझ गए ना? तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, परमानेंट स्टेबल स्टेट। अब परमानेंट स्टेबल स्टेट लानी तो इसका मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, तो एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? एक मिनट, अरे भाई हो गया क्या, बात समझ में आ गई ना? ओके, तो डेल्टा एम। अब भाई इसमें बस मैंने जितना आज करा दिया ना, लगभग सारी चीजें हो गई हैं, बस एक क्वेश्चन इस पे बचा है। बोलो किस तरह का? वो आपको कहेगा कि ये एटम है, न्यूक्लियस है, इसके प्रोटॉन का मास इतना है, ये वो, मान लीजिए मैंने कह दिया 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मिलाकर एक न्यूक्लियस तैयार किया है हमने, बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? कर लोगे? इस पे मैंने न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, बहुत अच्छे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
और बाइंडिंग एनर्जी कर्व, दोनों चीजें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व लिख लीजिए, बोर्ड में भी आ रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहले से बता के भेजे जा रहे हैं आपको, फिर भी गलती करोगे तो तुमसे बड़ी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी भाई। ये वाला याद है, ये वाला कर्व ऐसे करके बनता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, वो मतलब मैंने तो बहुत बेकार से बना दिया, आप सही बनाइएगा, समझ गए? ऐसे करेंगे, आएगा पेपर में भी आएगा, पक्का बोर्ड में भी आएगा ये, ठीक है? तो इसलिए इसको बिल्कुल कतई इग्नोर नहीं करना, समझ में आने, बस आपको इसको अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है। जितना बढ़िया बना दोगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आगे की कुछ बातें कर रहे होंगे, ठीक है ना?